नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। 42 बिलियन डॉलर से लेकर मैं कंगाल हूं तक का सफर। एक भाई दुनिया के सबसे अमीर तरीन आदमियों में से एक और दूसरे की कंपनियां कर्जों के तहत डूबी हुई। 2008 में अनिल अंबानी अजय थे, एक मल्टी बिलियनियर थे और कुछ ही सालों के बाद वो एक जज के सामने खड़े होकर कह रहे थे कि मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है। दो भाइयों की कहानी और बीच में एक बहुत ही मजबूत कड़ी, माँ। कितना नुकसान पहुंचा अनिल अंबानी को एक छोटा भाई होने के नाते, और कितना नुकसान पहुंचा उन्हें अपनी खुद की कमजोरियों की वजह से। इस विषय पे चर्चा करने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक कमेंट भी अवश्य करें। भारतीय व्यापार के बेताज बादशाह के बेटे, एक समय में खुद एक बादशाह, आज उसको जेल जाने से बचने के लिए एक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इतना गलत सब कुछ कैसे हो गया? इस गिरावट को समझने के लिए हमें इसके उदय को देखना होगा। अनिल अंबानी का जन्म 1959 में धीरूभाई अंबानी के घर पे हुआ। उन्होंने 1983 में अमेरिका की प्रतिष्ठित वॉर्टन यूनिवर्सिटी से MBA किया। दूसरी तरफ बड़े भाई मुकेश अंबानी एक इंजीनियर बने। अपने पे अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी दोनों अपने पिता के साथ व्यापार में जुट गए। अनिल अंबानी कंपनी का एक करिश्मेटिक चेहरा था, स्टाइलिश, मीडिया के फेवरेट, पॉलिटिशियंस और इन्वेस्टर्स के साथ डील करने में बेजोड़। दूसरी तरफ मुकेश शांत स्वभाव के थे और बड़े बड़े कारखानों में माहिर थे। साल 2002 में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। धीरूभाई अंबानी का बगैर कोई विल लिखे निधन हो गया और पूरा साम्राज्य एक संकट में पड़ गया। लंबे समय तक अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के बीच ये जंग चली कि कंपनी को कंट्रोल कौन करेगा, और तब अपनी घरेलू भूमिका से बाहर निकल के इस विवाद को खत्म करने के लिए डोर संभाली धीरूभाई की अर्धांगिनी कोकिलाबेन अंबानी ने। 2005 में कोकिलाबेन ने अपने दोनों बेटों को एक टेबल पर लाकर बिठा दिया। कोकिलाबेन ने एक बहुत ही सोचे समझे फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने एक बहुत बड़ा हिस्सा खुद अपने पास रखा ताकि भविष्य में किसी भी विवाद को रोका जा सके। इस समझौते पे उनका प्रभाव इस हद तक था कि भविष्य में भी अगर कोई विवाद हुआ तो कोकिलाबेन का फैसला आखिरी माना जाएगा। मुकेश अंबानी को ट्रेडिशनल और हेवी इंडस्ट्रीज मिली, तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स। वहीं अनिल अंबानी को नए जमाने के फ्यूचरिस्टिक हाई ग्रोथ सेक्टर्स मिले, टेलीकॉम, पावर और फाइनेंशियल सर्विसेज, रिलायंस के ADAG ग्रुप के तहत। तब ऐसा लगा था कि अनिल अंबानी को शायद बेहतर डील मिली है। 2008 तक अनिल अंबानी की संपत्ति 42 बिलियन डॉलर्स को छू गई और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए। लेकिन इसके बाद सब कुछ बिखरने लगा और इसकी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है 2016 में रिलायंस जियो की लॉन्चिंग। 2005 में जब इन दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हुआ था तो एक नॉन कम्पीट का क्लॉज था कि दोनों एक दूसरे से कंपटीशन वाले सेक्टर्स में नहीं एंटर करेंगे। लेकिन ये क्लॉज 2010 में खत्म हुआ और तभी से मुकेश अंबानी ने 4G का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाना शुरू किया। जियो ने फ्री वॉइस कॉल्स और बेहद सस्ता डेटा देना शुरू किया। इसने टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत भयानक प्राइस वॉर शुरू कर दी और कई टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज का नामो निशान मिट गया। और इसी में अनिल अंबानी की आरकॉम का भी दिवालिया निकल गया। इन भाइयों के बीच दूसरी एक जो लड़ाई थी वो गैस को लेकर थी। बंटवारे के समय तय हुआ था कि मुकेश के पास जो गैस की कंपनीज थी वो अनिल अंबानी के पावर प्लांट्स को गैस सप्लाई करेगी एक बहुत ही सस्ते दाम में। लेकिन कुछ समय बाद जब सरकार ने गैस की कीमतें बढ़ाई तो मुकेश अंबानी ने कम रेट पे गैस देने से इनकार कर दिया। अनिल अंबानी इस मामले को कोर्ट में ले गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की तरफी फैसला सुनाया। इन दो पहलुओं को सुनकर कहीं ना कहीं ऐसा आभास जरूर होता है कि अनिल अंबानी की बर्बादी में एक छोटा हिस्सा मुकेश अंबानी का भी है। मुकेश अंबानी ने एक बहुत भारी कंपटीशन अपने भाई के लिए खड़ा कर दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अनिल अंबानी की बर्बादी का कारण खुद अनिल अंबानी है और उनके लिए हुए कई निर्णय हैं।
जिसका एक कारण बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी को समझने में उन्होंने भूल की। अनिल अंबानी की टेलीकॉम कंपनी आरकॉम पूरी तरह से सीडीएमए पे निर्भर थी, जबकि पूरी दुनिया जीएसएम की तरफ आगे बढ़ रही थी। जब अनिल अंबानी ने आरकॉम को जीएसएम पे शिफ्ट करने की कोशिश की, तब तक कंपनी हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक नए स्पेक्ट्रम को खरीदने के लिए बहुत बड़ी बड़ी लोन्स के तहत कर्ज में डूब चुकी थी। दूसरी गलती जो अनिल अंबानी की मानी जाती है वो ये कि एक साथ हेवी कैपिटल इंटेंसिव, जिसमें बहुत भारी मात्रा में पैसा चाहिए होता है, ऐसी कई सेक्टर्स में एक साथ उन्होंने कदम रख दिए, जिनमें थे इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर और डिफेंस सेक्टर। और क्योंकि भारी कैपिटल चाहिए था इन प्रोजेक्ट्स को शुरू करने में, तो बैंकों से उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोन्स लिए। और जैसे कि सब बड़े प्रोजेक्ट्स में होता है, प्रोजेक्ट्स में डीले होने लगे, और जब डीले होने लगे तो इन बड़ी बड़ी लोनों के ब्याज इतने बढ़ गए कि उनको संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया। क्रिटिक्स का यह भी मानना है कि अनिल अंबानी का ध्यान बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की तरफ भी ज्यादा भटक गया था। उन्होंने मल्टीप्लेक्सेस और फिल्म प्रोडक्शंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिनमें से एक था स्टीवन स्पीलबर्ग के साथ पार्टनरशिप में ड्रीम वर्क्स। इन प्रोजेक्ट्स ने उनके कैश को बहुत सोख लिया। तीसरा जो कारण माना जाता है कि जब बंटवारा हुआ था तो अनिल अंबानी के हिस्से कैश काउ नहीं आई थी। मुकेश अंबानी को रिलायंस का मुख्य मुनाफा कमाने वाला तेल और पेट्रोकेमिकल्स का बिजनेस मिला था। अनिल अंबानी को जो सेक्टर्स मिले थे उनमें फ्यूचर पोटेंशियल बहुत था, लेकिन उनके पास ऐसा कोई बिजनेस नहीं था जो जब फंड की आवश्यकता हो तो फंड जनरेट करके उन्हें दे सके। और जैसे जैसे बिजनेस नीचे जाने लगा, पैसों की तंगी आने लगी, तो जैसे दुनिया के दस्तूर हैं, विवाद बढ़ते चले गए। राफेल डील में अनिल अंबानी की एक नई डिफेंस कंपनी ने फ्रांस की डसॉल्ट एविएशन को एक जेट की खरीदारी में अपना पार्टनर चुना। इस डील में बहुत बड़ा विवाद हुआ और उन पर क्रोनी कैपिटलिज्म और राजनीतिक पक्षपात का आरोप लगा। सीबीआई और ईडी ने मिलकर कुल 73,000 करोड़ की कथित बैंक लोन फ्रॉड की इल्जाम के तहत उन पर जांच शुरू की। उन पर यस बैंक और आरकॉम के पब्लिक फंड्स को गलत डाइवर्ट करने के इल्जाम लगे और उन्हें बहुत सख्त सवाल पूछे गए। 2024 में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा धमाका किया। उन्होंने अनिल अंबानी को 5 साल तक शेयर बाजार से बाहर कर दिया, यानी प्रतिबंधित कर दिया, और रिलायंस होम फंड से कथित तौर पर हेराफेरी करने के आरोप में 25 करोड़ का जुर्माना लगाया। उनका नाम पेंडोरा पेपर लीक्स में भी आया, जहां पे फॉरेन में जो उनकी सीक्रेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट थी उनका खुलासा हुआ। हाल ही में उनके नाम का जिक्र एप्स्टीन फाइल्स का जो मामला चल रहा है उसमें भी हुआ है। तो विवादों से घिरे हुए हैं अनिल अंबानी। ऐसे में दोनों भाइयों के बीच क्या रिश्ता है? लेकिन कहते हैं खून का रिश्ता बहुत गहरा होता है, और इसी खून के रिश्ते ने अनिल अंबानी के सबसे बुरे वक्त में काम किया। 2019 में अनिल अंबानी को स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन को 458 करोड़ रुपयों का भुगतान करना था, जो कि उनके पास थे नहीं। कोर्ट का आदेश था कि सारे पैसों का भुगतान अगर नहीं हुआ तो अनिल को सीधे जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल आखिरी वक्त में मुकेश अंबानी आगे आए और उन्होंने सारे पैसे का भुगतान किया और अनिल अंबानी को जेल जाने से बचाया। अनिल अंबानी ने इसके बाद पब्लिक में अपने भाई और अपनी भाभी का धन्यवाद प्रकट किया। इंटरनल सोर्सेज के हिसाब से अनिल अंबानी का ये बचाव भी उनकी माँ की अपील की वजह से ही हुआ था। तो आज अनिल अंबानी कहाँ खड़े हैं? 2020 में 3 चाइनीज बैंक्स ने अनिल अंबानी पे $700 मिलियन का एक केस दर्ज किया लंदन में। तो उस कोर्ट में अनिल अंबानी ने एक बहुत ही चौंकाने वाला बयान दिया। उन्होंने कहा कि मेरी नेटवर्थ 0 हो चुकी है। बैंकरप्सी जाहिर की उन्होंने कोर्ट को बताया कि वो एक बहुत ही सिंपल जीवन जी रहे हैं और उनकी जो वकीलों की फीस है वो भी उनका परिवार चुका रहा है। उनको जब उनकी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो उनका आर्ट कलेक्शन है जो अरबों खरबों का है वो उनकी वाइफ का है। उनको उनकी यॉट के बारे में पूछा गया जो एक बहुत आलीशान नाम है उसके पास, तो उन्होंने बताया कि वो किसी और कंपनी की है और वो तो उसे चला ही नहीं सकते क्योंकि उनको सी सिकनेस है। उन्होंने बताया कि अपने रोजमर्रा के खर्चे चलाने के लिए उन्होंने 66 मिलियन अपनी माँ से उधार लिए हैं और 41 मिलियन अपने बेटे से उधार लिए हैं। लेकिन जिस इंसान ने डिक्लेयर किया कि उसका नेटवर्थ 0 है, वो रहता कैसे है? मुंबई के बेहद पॉश पाली हिल एरिया में उनका अबोर्ड
नाम का एक आलिशान बिल्डिंग है, 16,000 स्क्वायर फुट में फैला हुआ, 66 मीटर की जिसकी ऊंचाई है। अंदाजन 5,000 करोड़ की कीमत वाली इस 17 फ्लोर्स की बिल्डिंग में अपना हेलीपैड है, खुद का जिम है और महंगी महंगी कारों को रखने के लिए एक बहुत बड़ा गैराज है। कारों के बारे में अनिल ने कोर्ट में बताया कि वो उनकी है ही नहीं, उनके पास तो सिर्फ एक कार है। अदालतों के चक्कर काटने में और रेगुलेटर्स के सामने पेश होने में उनके दिन बीतते हैं और दूसरी तरफ बड़े भाई मुकेश के साम्राज्य को आसमान को छूते हुए देखते हैं। तो ये एक ऐसी कहानी है जो हमें साफ सिखाती है कि वक्त का पहिया चलने पे आसमान पे चमकता हुआ सितारा भी नीचे जमीन पे गिरकर धूल में मिल सकता है। आपको क्या लगता है, दो भाई जिनकी जिंदगी की शुरुआत एक ही पॉइंट से हुई, उनके जीवन में आज इतना बड़ा फर्क, क्या आपस का कंपटीशन या द्वेष इसकी वजह है या फिर तकदीर का खेल है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद।